बिना पढ़े साइन कर रही हो, एक बार पढ़ तो लो। मुन्ना भाई, अब इसमें पढ़ना क्या है, सब कुछ तो पता है, बस अब काम जल्दी से हो जाना चाहिए। ये रहे डिवोर्स के पेपर्स। अरे इससे तो हम लोगों ने बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा था, और इसने हमारे ऊपर ही दहेज का झूठा इल्जाम लगा दिया। अरे झूठे हैं ये लोग। देखिए इस पेपर्स पे इसके साइन है कि नहीं। क्या आप जानते हैं दहेज का झूठा इल्जाम लगाने का मतलब क्या होता है? वो लोग आप पर मानहानि का दावा कर सकते हैं, आप लोगों को जेल भी हो सकती है। सद्भावना, प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी की नींव पर खड़ा होता है शादी का रिश्ता। माँ बाप जब अपनी बेटी को पति के घर भेजते हैं तो इसी उम्मीद के साथ भेजते हैं कि ये भावनाएं सदैव बनी रहेंगी। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब शादी बिगड़ने लगती है। और दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसने हमारे समाज में न जाने कितने घरों को बर्बाद किया है। अफसोस की बात तो यह है कि दहेज का ये राक्षस आज भी कई घरों को तबाह कर रहा है। तो क्या आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, या फिर वाकई ये लड़की अपने पिता के साथ मिलकर सास ससुर पर झूठा इल्जाम लगा रही थी? क्या था सच, कौन था असली गुनहगार? आइए देखते हैं। बड़ी सुंदर है आपकी बहू। हाँ जी। मम्मी जी चाय। हाँ बेटा यहाँ रख दो। अरे शादी के वक्त तो तू बड़ी सोहनी लगती थी, अब क्या हुआ तुझे? अरे बहन जी, अब इसमें इसका क्या कसूर है? देखिए ना, हमारा प्रतीक 1 साल से कनाडा में बैठा है। अब जिसका पति 1 साल से फॉरेन में हो, वो बेचारी पत्नी यहाँ दुखी तो होगी ना। अब देखिए ना बहन जी, प्रतीक बेचारा वहां से कितनी कोशिशें कर रहा है कि इसका वीजा जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन देखिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेशमा बिटिया हमारे साथ थोड़ा वक्त और गुजार पाएगी। और वैसे भी इसकी ट्रेनिंग चल रही है ना। किस चीज की ट्रेनिंग जी? वो क्या है ना कि जहाँ हमारा प्रतीक काम करता है ना, वहाँ पार्टी शार्टी थोड़ी ज्यादा चलती है, इसीलिए थोड़ा डांस क्लासेस, थोड़ी एटिकेट्स और हाँ, अंग्रेजी भी सीखना पड़ता है। आप तो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखते हैं, सच में ऐसी ससुराल तो हिंदुस्तान में कहीं मिलेगी ही नहीं। देखिए बहन जी, हमारे यहाँ तो बहू को भी बेटी के रूप में देखा जाता है, और रेशमा तो हमारी बहू भी है और बेटी भी। अब देखिए ना, बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, इसके डांस क्लास का टाइम हो गया है। रेशमा बेटा, तुम्हारी डांस क्लास का वक्त हो रहा है ना, जाओ तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर में बहुत सारा काम है। अरे बेटा थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, इतनी अच्छी ससुराल मिली है तुम्हें। हाँ बेटा तुम अभी भी शर्माती हो? बेटा हम तो तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, अब हमसे क्या शर्माना। वैसे भी तुम्हें कनाडा में जाके हाई सोसाइटी में उठना बैठना। हाँ जी, हाँ जी, सही में महंगाई का जमाना आ गया। अब यही देख लीजिए ना, रेशमा के डांस क्लासेस, अंग्रेजी क्लासेस की फीस, ये सब मिलाकर इतना खर्चा। नहीं जी, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं तो बस। हाँ हाँ लीजिए, अपनी बेटी से बात कीजिए, बहन जी का ख्याल रखिएगा। हाँ जी, नमस्ते। लो बेटा, पापा जी से बात करो। और हाँ, कल मुन्ना आने वाला है ना, तो पापा जी से बात कर लेना। हाँ लो। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस? पापा मम्मी कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? कीमोथेरेपी ठीक चल रही है ना? अरे बेटा, मम्मी की केमो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। अभी दवाई खिलाई है, सो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 90% चांसेस है रिकवरी के। और हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्या बात है बेटा, तू अचानक चुप क्यों हो गई? पापा वो मुझे आपसे कुछ बात है क्या बेटा? कुछ कहना चाहती है तू? नहीं, आप बस मम्मी का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रेशमा, सब ठीक तो है ना बेटा वहां पर? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे रेशमा,
बेटा तुमने अपने पापा से कहा क्यों नहीं मुन्ना के बारे में? कितनी बार कहा तुमसे? डॉक्टर ने मम्मी को स्ट्रेस लेने से मना किया। अगर वो किसी भी तरह का स्ट्रेस लेंगी तो उनका कैंसर बढ़ जाएगा। ऐसे में मैं उनसे पैसे कैसे मांगू? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम मुन्ना को क्या जवाब देंगे? पिछले 3 हफ्तों से आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो। आप लोगों ने क्या समझा कि मैं अपनी जेब से पैसा भरूंगा? कर्जा लेने से पहले ये सब नहीं सोचा था क्या? देखो भाई मुन्ना, तुमने कहा था ना कि 10 लाख रुपए में प्रतीक वहां सेटल हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? और हमने दे भी दी। 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है मुन्ना? भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। बड़ी मुश्किल से इसके गहने और इसके पिताजी ने जो भी बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स थे बेच के हमने जुगाड़ करके दे दिए। अब इस बारे में इनके पिताजी को भी खबर नहीं है। भाई अब जितना है उतना ही है बस। 10 लाख मैंने उसे कनाडा भेजने और वहां का वर्क परमिट दिलाने के लिए 10 लाख बोला था। अब आप लोग चाहते हो कि प्रतीक को वहां का परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस भी मिल जाए, बहू भी वहां सेटल हो जाए, और ऊपर से आप लोग चाहते हो कि मैं उसके लिए बिजनेस लाइसेंस का भी इंतजाम करूं। तो ये सब तो फ्री में नहीं होगा ना। देखो अब और पैसे हम दे नहीं सकते। 22 लाख तो दे दिया ना हमने, अब इसमें जो कुछ भी बनता है आप बना दो। क्या कहा आपने? आपको ये मजाक लग रहा है? पूरा 1 करोड़ का खर्चा था, मैं फिर भी 30 लाख में कर रहा हूं। और अब तो सारे पेपर भी साइन हो चुके हैं, मैं गारंटर बन चुका हूं। अब मुझे जेल भिजवाओगे क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक तुम लोग मेरे बाकी के पैसे दोगे तब तक मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूं। नहीं, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये घर की बहू है, तुम इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे वाह, इज्जत की बहुत फिक्र है आपको। हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे मेरे बाकी के 8 लाख नहीं मिले तो आपकी ये जो प्यारी सी बहू है ना, इसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। अच्छा अब मुझे टाइम दो, मैं कुछ करती हूँ। एक हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ता और चाहिए? लो दिया, याद रखो, मुझे मेरे 8 लाख चाहिए, नहीं तो आपकी इज्जत कहीं मिट्टी में। नहीं, ले बेटा पानी पी ले। बचा ले बेटा, घर की इज्जत बचा ले। मैंने सोचा था कि 10 लाख रुपए में तेरी और प्रतीक की जिंदगी वहां बच जाएगी। बेटा बस आखिरी बार तू पैसों का जुगाड़ कर दे बेटा। आज उसने तेरा हाथ पकड़ा, हम तेरे गुनहगार हैं बेटे। नहीं, मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ। बेटा हाँ ले ले, प्रतीक का फोन है। प्रतीक, मेरे वीजा को कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा टाइम और दे दो मुझे। अच्छा सुनो, सॉरी, मुन्ना की हरकतों के बारे में सुना मैंने। वो हमारी सिचुएशन का ना बहुत ही फायदा उठा रहा है। प्रतीक, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? रेशमा, मैं भी यहाँ पे बहुत फंस गया हूँ। मेरा तो अब मन करता है वापस आ जाऊँ, लेकिन नहीं, वहाँ पर हमारा फ्यूचर नहीं है। रेशमा प्लीज, आखिरी बार पैसों का जुगाड़ कर लो, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रेशमा, रेशमा मैं यहाँ पे बहुत अकेला महसूस करता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है मेरा। रेशमा प्लीज, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है अभी। प्लीज रेशमा, हमारी खातिर कर लो। प्रतीक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं इतने... चलो, अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ, बस तुम ट्राई करना कि बिजनेस लाइसेंस मिलने के बाद मेरा वीजा भी हो जाए प्लीज। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा चलो, मैं फोन रखता हूँ, यहाँ पे काफी रात हो गई है, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। बाय। कितने दिनों के बाद आज तू आई है यहाँ। अब तो तू कनाडा चली जाएगी, पता नहीं अब तुझे वापस देख पाऊंगी कि नहीं। अगर जिंदा रही तो। वहाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ये बता, तू कौन से चीजों की ट्रेनिंग ले रही है? अंग्रेजी, डांस क्लास और कंप्यूटर की। हाँ बेटा बता।
कुछ खास बात करनी है तुझे? वो पापा, मुझे आपसे बेटा ये पिछले 2 दिनों से हाँ पापा ना पापा ये आधी अधूरी बातें क्यों कर रही है? सब ठीक तो है ना वहां पर? जी सब ठीक है। तो फिर बात क्या है बेटा? पड़ोस में किसी की शादी है और मैं अपने गहने पहन के बहुत बोर हो गई हूँ। आप मुझे अपना वो डायमंड सेट देंगे? बेटा मेरे गहने तेरे ही तो है, और वैसे भी उसको रखकर मैं क्या करूंगी? तू बैंक के लॉकर से लेकर जरूर पहनना। लो जी, इतनी सी बात करने के लिए आपकी लाडली बेटी झिझक रही थी। ठीक है, तो मैं बैंक से निकाल लूंगी अभी। अरे बेटा इतनी जल्दी? अभी तो आई है ना तू। माँ थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं वापस आऊंगी ना। तुम जब तक ये खाओ, मैं रेशमा को दरवाजे तक छोड़ के आता हूं। रेशमा, जी पापा। सब ठीक तो है ना बेटा? पापा बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बेटा श्राद्ध का महीना है, इस समय भला किसकी शादी हो सकती है? वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्हें भी कनाडा जाना है ना, इसीलिए श्राद्ध में शादी कर रहे हैं ताकि वीजा जल्दी मिल जाए। अच्छा, शादी करते ही वीजा मिल जाएगा? जी। तो फिर तुझे अब तक क्यों नहीं मिला? तुझे तो 1 साल से ज्यादा हो गया ना शादी किया। मिल जाएगा ना पापा। वो प्रतीक को बिजनेस लाइसेंस मिलते ही वो वाइफ को ना वीजा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ये लो पैसे। इसको मिलाकर पूरे 30 लाख हो गए। प्रतीक को कनाडा में सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और बहू का वीजा? उसके लिए 5 लाख और चाहिए। क्या? मैं और पैसे नहीं दे सकती? अरे 5 लाख और कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? तुमने तो कहा था कि 30 लाख से सब कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ना। वहां की सरकार और यहाँ की सरकार दोनों को खिलाने में कम से कम 8 लाख खर्चा हो गया है मेरा। मुन्ना, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पहले ही बहू ने अपनी माँ के गहने गिरवी रख के 8 लाख का इंतजाम किया है। बस 5 लाख और। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि इसको वहां जाना है कि नहीं। मैं 23 तारीख को वापस आऊंगा, तब तक पैसों का इंतजाम करके रखना। प्रतीक को लाइसेंस नहीं मिलेगा ना? चलेगा, वो कोई जॉब कर लेगा। आप बस मेरा वीजा बना दीजिए, मेरे पास और पैसे नहीं है। अरे रेशमा बेटी तू क्या कह रही है? मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये लाइसेंस के नाम पे हमसे पैसे लेते जा रहे हैं। मेरे पास और पैसा नहीं है, आप बस मेरा वीजा बना दीजिए। आप अपने आप को समझती क्या है? हाँ, आज आप कहती हैं आपको बिजनेस लाइसेंस चाहिए और कल कहती हैं नहीं नहीं आपको बिजनेस लाइसेंस नहीं चाहिए। राशन की दुकान में खड़े होकर दाल चावल खरीद रही हैं क्या? चल मुन्ना, उस बेचारे को कुछ मालूम नहीं है। चल बाहर चल, समझाओ इसको। मैं समझाता हूँ। मम्मी जी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? रेशमा बेटा 5 लाख के लिए तू चाहती है कि प्रतीक बिजनेस ना करके जॉब करे? ये कैसे विचार है तेरे? अरे कनाडा में रहने से फायदा तेरा होगा, हमारा नहीं। मेरी बात तो सुन ले, मैं बात कर रहा हूँ ना यार। मैं क्या बात करनी है आपको? हाँ, एक मिनट रुकिए। ये रखिए अंकल। अच्छा सुन, बाकी के पैसे प्रतीक को दे देना और हाँ अपना कमीशन भी रख लेना। लगता है यार अब आगे वाले 5 जो मिलने हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलने वाले हैं। जब इतने पैसे खींच लिए हैं तो बाकी के 5 लाख भी खींच लेंगे। और आप देख लेना अंकल, अब की बार हम 20 लाख और खींचेंगे। और सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी करके तो जरूर। मुन्ना, उंगली तो हमेशा अपनी टेढ़ी ही रहती है ना। अब तू निकल ले यहाँ से, समझा क्या? ना सुन, अगले गुरुवार को मिलना मुझे, तब तक मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है। चल निकल।
हमारे समाज में शादी को सिर्फ लड़के लड़की का नहीं, दो परिवारों का मिलन माना जाता है। अपेक्षा यही की जाती है कि सास ससुर लड़की के माता पिता की जगह ले लेंगे। लेकिन ये किस तरह के लोग थे जो लालच में अंधे होकर अपनी बेटी जैसी बहू को इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। इनका लालच इन्हें किस हद तक लेकर जाने वाला था, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। बेटा, बेटा लगता है हमने तुमको डरा दिया। लगता है बहुत गहरी सोच में हो तुम। नहीं, कुछ नहीं। बेटा वो दरअसल बात यह है कि मुन्ना परसों आने वाला है। पैसों का इंतजाम अभी तक हो नहीं पाया है। वो अगर तुम पैसे नहीं ला पाई तो कोई बात नहीं बेटा, वो एक उपाय है। मैं और तुम कल दिल्ली जाएंगे भाई साहब के पास, उनके पैर पकड़ेंगे और पैसे लेके आएंगे, ठीक है? क्या कह रहे भाई साहब के पास? अरे उनके साथ तो 20 साल से हमारा कोई संबंध ही नहीं। उन्होंने हमारी बेइज्जती भी की है, उनसे पैसे लेंगे? नहीं नहीं। अरे निर्मला, तुम समझती क्यों नहीं हो? बच्चों के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। देखो कल सुबह दिल्ली जाएंगे बस। बेटा तुम चिंता मत करो। हाँ, निगम साहब है? वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ, उनके बड़े भाई ने कुछ पैसे भेजे, सुबह फोन आया था। दीजिए। गिन लीजिए। हाँ, लग तो ठीक रहे। मैं डैडी जी को बता दूंगी। क्या बदतमीजी है ये? मैं अभी डैडी जी को फोन करती हूँ। निकली नहीं आती, जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? 1 मिनट। पैसे डिलीवर हो गए, लेकिन लड़की बात मान नहीं रही, कह रही निकल जाए यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? उधर ही रुकिए, पास में करो, रुकिए वहीं पे। बात कर। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। आजकल मार्केट में बिना ब्याज के लोन देने वाले नहीं मिलते हैं। मैंने और तेरे ससुर ने बड़ी मुश्किल से इसको बनाया है। तो अब तू अपने हिसाब से इसका ब्याज चुकता कर दे, बाकी मैं सब संभालूंगा। ये ले, अपने ससुर से बात कर। देखो बेटा, अब यहां से तो कुछ नहीं हो सकता। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हमें इनसे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा बेटा, और तुम्हें भी वहां इनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। बस बेटा आखिरी बार, इसके बाद तुम्हें पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, और तुम्हारा वीजा भी पक्का हो जाएगा, है ना बेटा? तो बस एक आखिरी बार। हाँ, हटो, मैं चलाऊंगी, मैं बहुत जोर से चलाऊंगी। क्या कर रहे हैं? जाइए, मैं चलाऊंगी। बात बता दो। हाँ, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। हाँ, हटो, जाने दो, हटो। इंसान कहलाने लायक नहीं है ये लोग, जो पैसों के लिए अपनी बहू को बेचने तक के लिए तैयार हो गए। कितनी घटिया सोच है। कहां पहुंच गया हमारा ये समाज, जहां पीड़ित की खामोशी का फायदा उठाकर उसका और ज्यादा शोषण किया जाता है। दुख होता है ये देखकर कि हमारे यहाँ दहेज के मामलों में कई बार औरतों का शारीरिक और यौन संबंधी उत्पीड़न भी होता है, और समाज के डर से ऐसी महिलाएं सारे अत्याचार चुपचाप सह लेती है। तो क्या रेशमा भी ऐसी महिलाओं में से थी? नहीं, रेशमा चुप बैठने वालों में से नहीं थी, वो सच और इंसाफ का साथ देने वालों में से थी। पापा, उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे से और मेरा सब कुछ बेच दिया पापा। और पैसों के बदले एक आदमी भेजा उन्होंने। वो लोग उसी के साथ थे, वो लोग दिल्ली में नहीं
पानी पी बेटा। हाँ? एक साल तक इतना सब कुछ तू सहती रही, तुझे मुझे ये पहले ही बताना चाहिए। पापा मेरे को लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। प्रतीक पे, उसके मम्मी पापा पे मैंने कितना विश्वास किया था। मुझे लगा कनाडा का वीजा मिलते सब कुछ वापस लेकर आऊंगी। पापा मुझे उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सब मिले हुए हैं ये, मेरे बच्चे मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था मुझे। तू क्यों चुप रही इतने दिनों? पापा मैं कैसे बताती? डॉक्टर ने मम्मी को स्ट्रेस लेने से मना किया था ना। अगर मैं उन्हें ये टेंशन देती तो उनका कैंसर बढ़ नहीं जाता। और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, मैं आपको टेंशन कैसे देती? मम्मी को कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। जिस माँ के पास तेरे जैसी बेटी हो, उस माँ को कुछ नहीं हो सकता। आइंदा से हमसे कुछ भी छिपाने की बेवकूफी मत करना। हमारी जिंदगी तो कट चुकी है, लेकिन तेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। और तुझे इस तरह हम गुट गुट के जीते हुए नहीं देख सकते। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया है? आपकी बहू ने आपके ऊपर दहेज का इल्जाम लगाया है, इसलिए आप लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हमारी बहू कहाँ है? कौन ये झुकी, मक्कार और गिरी हुई लड़की। जबान संभाल के बात कीजिए निर्मला जी। जबान तो आप संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, अब इनके जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर हमारे खिलाफ वारंट निकलवा दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसके और मेरे बेटे का डिवोर्स 1 साल पहले ही हो चुका है। क्या? इंस्पेक्टर साहब ये कुछ भी बोल रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त अक्सर लोग उल्टी सीधी कहानियां बनाते हैं। आप लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और वहीं चलकर अपनी कहानी सुनिए। एक मिनट, पहले आप अपनी आंखों से देख तो लीजिए कि ये कितने बड़े झूठे लोग हैं। आप जाइए ना और डिवोर्स पेपर लेकर आइए। इंस्पेक्टर साहब, शादी के बाद से ये हमारे घर एडजस्ट नहीं कर पा रही और तब से ये डिवोर्स मांग रही थी। हमने इसे लाख मनाने की कोशिश की, लाख समझाने की कोशिश की, पर ये माने ही नहीं। आखिर इसने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर डिवोर्स कराने के लिए मना ही दिया। और मेरा बेटा इसकी बातों में आकर इसे डिवोर्स दे दिया और पूरी तरह टूट के वो कनाडा जाकर सेटल हो गया, यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब इनकी चाल है। चाल हमने चली, चाल तो तुम दोनों बाप बेटी हमारे साथ चल रहे। इंस्पेक्टर साहब, जैसे इनको पता चला कि मेरा बेटा कनाडा चला गया, वहां सेटल हो गया, तो ये दोनों बाप बेटी वापस आकर एक नया नाटक रचने लगा। ये इसके बाप मेरे पैरों में झुक कर गिड़गिड़ाने लगा कि बहन जी डिवोर्स तो हो गया है, लेकिन ये बात हमारे परिवार, आपके परिवार को पता है, समाज को नहीं पता। हम हमारी बेटी को बाहर भेज देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप आपके पास रख लीजिए इसे। इनकी झांसे से ब्याह कर मैंने इसे हमारे घर रख लिया, ये सोचकर कि कुछ ही रोज की तो बात है, फिर ये चली जाएगी। लेकिन महीना साल में बीत गया और हमने इनसे कहा कि आप अपनी बेटी को वापस ले जाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। क्या यही इंसाफ है? अरे स्वामी दिखा रही है मुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने खुद अपनी मर्जी से तलाक लिया है। ये रहे डिवोर्स पेपर। अरे हमने तो इसको अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखा था, और इसने हमारे खिलाफ दहेज का झूठा इल्जाम लगाया। अरे झूठे हैं ये लोग। देखिए डिवोर्स पेपर पे इसके साइन है कि नहीं? क्या ये सिग्नेचर आपके हैं?
क्या ये सिग्नेचर आपके हैं? हाँ, लेकिन मैंने ये साइन नहीं किया। क्या आप लोग जानते हैं कि दहेज जैसा झूठा इल्जाम लगाने का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया है। मैं और मेरे पति अभी भी शादीशुदा हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। लेकिन मुझे तो ये कागज फर्जी नहीं लगते। बिना पढ़े साइन कर रही हो, कम से कम पढ़ तो लो। ना भाई, इसमें पढ़ना क्या? सब कुछ तो पता है, बस ये काम जल्दी से हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना आया था घर पे, वो कनाडा के वीजा पेपर्स पे साइन लिए थे उसने। मुझे लगता है इन लोगों ने ना पेपर्स चेंज कर दिए थे। अच्छा, तो उस चक्कर में आपने साइन कर दिया। और पेपर पर साइन करते वक्त आप उसे पढ़ते नहीं थे क्या? मैंने पेपर्स पढ़े थे, लेकिन मैंने हर एक पेपर को ध्यान से थोड़ी देखा था। इंस्पेक्टर साहब, भला आप ही सोचिए कि इस तरह के पेपर पर मेरी बेटी साइन क्यों करेगी? वो क्यों तलाक चाहेगी? इन लोगों ने जानबूझकर उससे इन पेपर्स पर साइन ली होगी, जबरदस्ती की होगी उसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग चालाकी के साथ आपकी बेटी सिग्नेचर करवा लें, लेकिन क्या यह बात आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं? और जब तक आप ये बात कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, इसे डिवोर्स ही माना जाएगा और आपकी ये कंप्लेंट गैर कानूनी मानी जाएगी। हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अगर ये लोग चाहें तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। शुरू में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देखती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वीजा के लिए बार बार वही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मुझे क्या पता था ये लोग मुझे फंसाने के लिए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाएंगे। ये सब हम लोगों से पैसा ऐंठने के लिए लोगों ने बहुत पहले ही प्लान कर रखा होगा। इन्हें पता होगा कि आगे चलकर कभी ना कभी हम लोग इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाएंगे, और तब अगर इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि तेरा डिवोर्स हो चुका है, तो इन लोगों को पुलिस दहेज लेने के जुर्म में अरेस्ट नहीं कर सकती। पर डिवोर्स पेपर तो नकली थे ना? हाँ, नकली थे, लेकिन उस पर रेशमा के सिग्नेचर्स हैं। अब कोर्ट में हमें साबित करना होगा, और जब तक कोर्ट में हम ये साबित करेंगे तब तक पता नहीं वो लोग और भी क्या क्या सोच लेंगे। क्रिमिनल्स हैं, सारा का सारा कुछ वैसे ही सोचते। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ही रास्ता, मुन्ना। मुन्ना? हमें ये जानना होगा कि मुन्ना पैसे लेकर किसे देता था, कहाँ लेकर जाता था। हमें किसी भी तरह से मुन्ना तक पहुंचना ही होगा। हेलो जी? हाँ, लेकिन हम क्यों? अरे लेकिन ठीक है, मैं आता हूं। पुलिस स्टेशन से फोन था, बुलाया है हम लोगों को। उन लोगों ने हमारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट की है। एक डायमंड का नेकलेस था और एक हफ्ते पहले तक ही तो था, लेकिन उसे भी इन लोगों ने बेच दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। वो मेरी माँ का डायमंड नेकलेस था और इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था उसे बेचने के लिए। क्या तेरी माँ का नेकलेस था? एक और झूठ बोल रही है। हे भगवान। ठीक है, अगर तेरी माँ का था ना, तो साबित करके दिखा। देखा इंस्पेक्टर, पहले तो इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया और फिर हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई, और अब एक और झूठ। इस तरह कितने झूठ बोलते रह रहे हैं लोग। देखिए, आप लोग आपस में बच्चों की तरह मत लड़िए। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप लोग क्यों नहीं आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लेते? अगर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर एफआईआर दर्ज करवा दीजिएगा। हम भी तो वही चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। अगर आप भी यही चाहते थे तो मुझे फोन कर सकते थे। ये पुलिस स्टेशन का नाटक करने की क्या जरूरत थी? चलिए आइए, कीजिए बात, क्या करनी है, आइए बाहर। देखिए, बात सीधी सी है, और हम अगर चाहते ना तो आप लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक सकते थे, लेकिन हमें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। वो आखिरी के 5 लाख रुपए दे दीजिए और बात खत्म हो जाएगी। और 1 आध महीने की तो बात है ना। और अगर नहीं दिया तो? अब अगर नहीं दिया तो पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए। देखिए शर्मा जी, 1 महीने में प्रतीक का लाइसेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप तो जानते हैं कि कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। सालों लग जाते हैं केस चलते।
और आप लोग इज्जतदार लोग हैं, और आपकी वाइफ भी कैंसर के पेशेंट है। उनकी ट्रीटमेंट में भी काफी पैसे लगेंगे। मेरी बात मानिए, मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको, वरना फिर परसों इसी पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। हमें डर किस बात का है? ये सब कुछ झूठ है और ये हम साबित भी कर सकते हैं ना। साबित तो कर सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, सारी जिंदगी निकल जाती है इंसान की कोर्ट कचहरी के चक्कर में। जो भी पैसे बचे हैं ना, वो सब हम लगा देंगे, और तुम मेरी फिक्र मत करो। अरे मैं कैसे ना तुम्हारी फिक्र करूं? तुम आराम करो, मैं सोचता हूं मुझे क्या करना है। नहीं, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल। वो पैसे तुम कोर्ट केस में ही लगा देना, अब मेरी फिक्र मत करो। नहीं माँ, हम उन्हें इस बार पैसे दे देंगे। ये तू क्या बात कर रही है बेटा? बस एक आखिरी बार पापा। तुझे लगता है कि एक बार और पैसे लेकर वो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? बेटा, ये ब्लैकमेलिंग सारी जिंदगी चलती रहेगी। पापा, हमारा ये देखना बहुत जरूरी है कि मुन्ना उन पैसों का करता क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रतीक को ये लोग कनाडा में भेज के कुछ न कुछ गलत काम जरूर कर रहे हैं। एक बार मुन्ना का पता चल जाए ना कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एक बार मुन्ना को रंगे हाथों पकड़ लिया ना, फिर ये पुलिस केस, कोर्ट, इन सारे झंझटों से हम लोग बच जाएंगे। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन पापा, इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? पैसों की चिंता मत कर बेटा, कुछ पैसे हैं अकाउंट में, एक एफडी भी है और कुछ ज्वेलरी। कुल मिला के बेटा ये 3 लाख के करीब तो हो ही जाएंगे। पापा, वो माँ के इलाज के लिए हैं। बेटा, हमने हमारी जिंदगी जी ली है, और अगर मैं अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह होते हुए देखकर भी कुछ ना कर पाऊं, तो ये जीना भी कोई जीना है क्या? और तू फिक्र मत कर, सच्चाई हमारे साथ है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं कल ही तेरे ससुराल जाऊंगा और ये रुपए उन्हें देकर आऊंगा, और ये भी देखूंगा कि ये मुन्ना कौन है। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ सह लिया और हिम्मत भी खूब दिखाई है। अब जो भी करना है वो मुझे करना है। देखिए, मेरे पास जो था वो मैं ले आया। 3 लाख रुपए मैं लेकर आया हूँ, इतना ही था मेरे पास। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, मैं बाकी के 2 लाख रुपए भी आपको लाकर दे दूंगा। अरे शर्मा जी, आधे घंटे में मुन्ना आ जाएगा यहाँ, और उससे कैसे भी करके आज 5 लाख रुपए देने हैं। पर भाई साहब, अच्छा मुझे 1 दिन का तो वक्त दीजिए, आप ही समझाइए ना, सिर्फ 1 दिन का। मैं बाकी के पैसे दे दूंगा आपको लाके। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे शर्मा जी? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आज ही। अच्छा ये तो रख लीजिए, ये रख लीजिए ना, मुझे थोड़ा सा वक्त, बस कल तक का। मैं कैसे भी करके कहीं से भी कल आपको लाके दे दूंगा, कहीं से भी लाके दे दूंगा, प्लीज। लेकिन सिर्फ कल तक का दे रहा हूं। कल तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, कोर्ट चला जाऊंगा मैं। और हाँ, वो मानहानि का केस याद है ना आपको, कि भूल गए आप? जी जाइए। अरे बेटा, अभी तो आया है वो, जैसा तूने बताया था वही है। छोटी सी हाइट और दुबला पतला सा रंग, थोड़ा गोरा, और ब्लैक कलर की बाइक है बेटा उसकी। हाँ पापा, वही है। हाँ, अच्छा सुन बेटा, मम्मी की दोपहर की दवाई दे देना। हाँ पापा, दवाई दे दी मैंने, लेकिन आप थोड़ा संभाल के। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और आप अकेले हो। ऐसा कुछ मत करना जैसे आपकी जान को खतरा हो। बेटा, मैं अकेला कहाँ हूँ, हम सब एक साथ ही तो हैं। तू चिंता मत कर, मुझे पता है क्या करना है। जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, ठीक है? और हाँ बेटा, वो बाहर निकल आया है, मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे, ठीक है? चल बेटा।
अरे छोड़ो मुझे। मैं उस बेटी का बाप हूँ जिसको पिछले 1 साल से तू लूट रहा है। किसके लिए काम करता है तू? किसको रुपए ले जाकर देता था तू? और वो बुरके वाली औरत कौन है? कौन है वो? अरे छोड़ो मुझे। कौन है वो? अरे मुझे नहीं पता। तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है, बहुत सताया है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। आदमी भेजा था ना तूने, पैसे देकर आदमी भेजा था ना? क्या सोच कर भेजा था कि उसका दुनिया में कोई नहीं है? अरे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक मिडलमैन हूँ। मिडलमैन है तू? तुझे कुछ नहीं पता है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैं तो हर्षवर्धन जी से पैसे लेकर शमीम भाई को पहुंचा देता था। कौन है शमीम भाई? शमीम भाई कनाडा के लिए वीजा निकालने का काम करते हैं। फिर वहाँ पे सेटल करने के लिए वीजा, लाइसेंस, जल्दी बोल। प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते हैं। मिडलमैन है तू? मिडलमैन मिडलमैन है तू? फोन निकाल, फोन निकाल, फोन निकाल। अपने इस शमीम भाई को फोन लगा और बोल दिल्ली की पार्टी है, उन्हें बहुत सारे वीजास चाहिए और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी। लगाता हूँ। लगाना, जल्दी जल्दी लगा। और सुन, फोन लगाने से पहले एक बात सुन ले, बहुत ही आराम से बात करना, शक नहीं होना चाहिए उसे किसी भी तरह का, वरना यही तुझे मैं जान से मार डालूंगा। लगा रहा हूँ सर, लग गया सर, लग गया। सलाम अलैकुम शमीम भाई। मुन्ना, शमीम भाई अपने को ना दिल्ली की बहुत बड़ी पार्टी मिली है। शमीम भाई 50 वीजा और पेपर्स चाहिए। शमीम भाई बहुत थोड़ा अर्जेंट है। शमीम भाई हाँ मैं जानता हूँ ना उसको, मैं जानता हूँ। और शमीम भाई आज मिल सकती है क्या? हाँ ठीक है, भेजता हूँ शमीम भाई, भेजता हूँ। हाँ, अरे तेरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। बस कीजिए। अरे मेरी बाइक तो छोड़ देते। किसने भेजा? जी मुझे मुन्ना ने भेजा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है आइए। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ आपके एप्लीकेंट के पेपर्स पर, पेपर सही नहीं है, नए बनवाने पड़ेंगे, खर्चा उतना ही आने वाला है। जी हाँ बोलिए। कनाडा का ना वीजा लग जाएगा? मैंने आपको कहा वर्क वीजा नहीं है उसका। अच्छा वो दिल्ली वाली पार्टी आई थी उसको बिठा? हाँ वो आगे बाहर बैठे। अच्छा जाओ, मैं आता हूँ। उतने में नहीं हो पाएगा, सॉरी। माइग्रेशन में देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, पॉसिबल नहीं है। आप मुझे सोच के बता दीजिएगा। ओके हेलो, प्रतीक रुक जाओ। चोर मेरा बटुआ लेके भागा है। अरे चोर, कोई पकड़ो, चोर पकड़ो इसे, पकड़ो। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या नाम है तेरा, शमीम या प्रतीक? बोल। प्रतीक। बता सच्चाई क्या है? असल में मैं कनाडा गया ही नहीं था, बल्कि मैं लोगों को कनाडा भेजने का और उनका वीज़ा निकालने का फर्जी धंधा करता हूँ। मुझे मेरे बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो मैंने और मेरे परिवार ने सोचा कि हम रेशमा और उसके परिवार से पैसे निकालेंगे। इसीलिए कनाडा जाने के बहाने मैं अंडरग्राउंड हो गया
मैंने रेशमा को अपने बिजनेस की लाइसेंस की और वीजा की झूठी कहानी बताकर पैसे निकालने लगा। हमें पता था कि अगर ऐसे पैसे निकालेंगे हम तो उन्हें हम पर कभी शक नहीं होगा। एक मिनट शर्मा जी, इन दोनों को अंदर डालो, इनकी भी तो खातिरदारी करनी है। खत्री, इस लौंडे को अंदर डालो और इसकी रिपोर्ट तैयार करो। रेशमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आखिरी बार माफ कर दो मुझे प्लीज। हर बार आखिरी बार नहीं होता। प्रतीक और उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A, फर्जी मामला दायर करने के लिए सेक्शन 463 और नकली वीजा बनाने के लिए सेक्शन 415 और 416 के तहत गिरफ्तार किया गया। मुन्ना को महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के लिए सेक्शन 354 और यौन शोषण के लिए सेक्शन 509 के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रतीक और उसका परिवार रेशमा पर लगातार जुल्म करते चले गए और रेशमा चुपचाप सहती गई। यह रेशमा की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जुल्म करने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि जुल्म सहने वाला। याद रखिए, जब भी अत्याचार से सामना हो तो उसी वक्त फौरन आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी एक आवाज पर आपके करीबी दोस्त, आपका परिवार आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और जब परिवार साथ होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को मजबूत रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान।